हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ करवाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी सीरीज़ करवाने का उद्देश्य यही है कि बीपीएससी का आप पैटर्न ले लीजिए, या फिर शिक्षा सचिव के बयान को ही ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर का एग्जाम का पैटर्न आप लोग देख लीजिए। टीआरई 1, 2, टीआरई 3 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो मेनली आपका एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं क्या कर रही हूँ, एनसीईआरटी सीरीज़ को मैं एक बार तो कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, फिर से मैं आप लोगों को स्टार्ट की हूँ, जहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी चैप्टर वाइज तो आप लोगों को करवाया जाएगा, जो टॉपिक दिए गए वो करवाया जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सभी करवाई। जैसे आज के क्लास में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार के एक्स्ट्रा मटेरियल की बात कर रही हूँ। क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जहां पे आपको पेपर आपका 2 प्लस पेपर आपका सोशियोलॉजी 3 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइस आपकी ओनली 1000 रखी गई है। ठीक है, जहां पे आप लोगों को ये दोनों ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पेपर 2 का जो स्टडी मटेरियल मिलेगा ये आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड मिलेगा। और मैं जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी उससे बाहर आप लोगों का नहीं जाने वाला। और आराम से अगर उसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो 40 में तो आप लोगों का 35 नंबर आराम से आ जाएगा। और रहा पेपर 3 सोशियोलॉजी की बात, तो जितने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आप लोग आराम से अगर पढ़ लेते हो तो आप लोगों का 70 प्लस कहीं नहीं जाने वाला, 70 प्लस आप लोगों के आराम बन जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी, देखिए चीज़ें प्रोवाइड करना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना मेरा काम है, लेकिन पढ़ना तो आप लोगों का काम है ना। पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, चीज़ें आप लोगों को याद कर, मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन चीज़ें आप लोगों को ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मार्गदर्शक के रूप में मैं हूँ। कहीं भी कोई चीज़ का अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11 का भाग 1 चल रहा है हम लोग का, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 है और उसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। क्या है? सामाजिक संस्थाओं को समझना। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में, विवाह के प्रकार, विवाह की विशेषताएं, परिवार, नातेदारी, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे राज्य के संदर्भ में। क्या देखेंगे? राज्य को। नातेदारी तक हम लोग का हो गया था, आज देखेंगे राज्य। राज्य यानी स्टेट। तो देखिए, राज्य एक ऐसी राजनीतिक समिति के रूप में समुदाय की शक्ति व सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहता है। निश्चित, हर एक राज्य का अपना निश्चित भूभाग होता है। राज्य के ही नियमों का निर्माण करता है और वही उसका संरक्षण भी करता है। सरकार के माध्यम से वैध शक्ति का जनता के ऊपर प्रयोग करता है। प्रभु सत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के विवादित जो राजनीतिक शासन है उसको क्या बोला जाता है? प्रभु सत्ता बोला जाता है। होता है ना कि किसी राज्य में कोई एक नेता, दबंग नेता रहते हैं, उनका प्रभुत्व रहता है, तो वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर राज्य में किसी प्रकार का वो मतलब कोई विवादित वो चीज़ों में नहीं रहेंगे, उसके बारे में।
फिर बोला जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस प्रकार के आंदोलनों को दो प्रमुख उदाहरण रहा है। राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। देखिए, मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास करवा रही हूँ, फिर आप लोगों को एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्लास भी करवाया जाएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हुए चले। जैसे देखिए, राज्य के संदर्भ में विभिन्न परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं तो हीगल महोदय बोलते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगर आपको पूछे यह कथन किसका है तो ये किसका आंसर हो जाएगा, हीगल का, कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हॉलैंड बोलते हैं कि राज्य अनेक व्यक्तियों का एक संगठित जन समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है जहां बहुमत के आधार पर एक वर्ग विशेष अपने विरोधियों पर क्या करता है, शासन करता है। अरस्तु बोलते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों के उस समुदाय का नाम है जिसका उद्देश्य संपूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन को व्यतीत करना होता है। ठीक है, तो ये राज्य का हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो इस बुक में दिया गया है, धर्म। क्या है, धर्म, जो कि इंग्लिश में हम लोग क्या जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिलीजियन बोला जाता है। धर्म को क्या बोला जाता है, रिलीजियन बोला जाता है। और धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है तो उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। धर्म की जो उत्पत्ति है वो ध्री धातु से हुई है। किससे हुई है, ध्री धातु से हुई है, जिसका कि अर्थ क्या होता है, धारण करना। क्या करना, धारण करना। यानी रिलीजियन शब्द जो है, रिलीजियन, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, धर्म को रिलीजियन, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा है, तो लैटिन भाषा का शब्द है और ये किससे निकला है, तो रिलीजियो से। किससे निकला है, तो रिलीजियो से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना। क्या अर्थ होता है, बांधना। यानी मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना या बांधना ही क्या होता है, धर्म होता है। तो धर्म का संबंध किसना है, तो मनुष्य की भावनाओं से है, मनुष्य के अंतर्गत श्रद्धा जो है होती है उससे है, भक्ति से है। धर्म मानव को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में प्रभावित करता है। धर्म का अपना आचार, नैतिकता होती है, उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय व अलौकिक शक्ति पर विश्वास है जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, हम लोग कैसे इसको धर्म को अभिव्यक्त करते हैं, तो प्रार्थना के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, अर्चना के माध्यम से, विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से। हर एक संप्रदाय के जो लोग रहते हैं उनका अपना अपना रीति रिवाज होता है, उसको फॉलो करते हुए, मानते हुए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो गई। इसके लिए जो टेलर महोदय हैं वे बोलते हैं कि धर्म अध्यात्म शक्ति में विश्वास है। किसका है, टेलर का है, जो दैवीय या राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती है। आर्गवन बोलते हैं कि धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी मनोवृत्ति है। जॉनसन बोलते हैं कि अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। अगर ये कथन किसका पूछ रहे हैं कि आपको कथन किसका है, तो धर्म क्या है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए धर्म के बारे में, तो अलौकिक सत्ता, वस्तु, व्यक्ति व शक्ति में विश्वास, धार्मिक व्यवहार के स्वरूप, संवेगात्मक भावनाओं से संबंधित, पवित्रता की धारणा, शुद्ध रूप से सामाजिक व सांस्कृतिक होना, विशेष धार्मिक सामग्री का प्रतीक। तो हम कह सकते हैं धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। विभिन्न धर्मों के जो सदस्य होते हैं वो पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं, सर ढकते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जूते उतारते हैं। तो ये सब क्या है, श्रद्धा, हमारे मन की श्रद्धा है और उसको हमको व्यक्त करने का है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हम लोग अनुष्ठानिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे भजन करना, आप फिर जगराता करना। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है, भोजन करवाना। तो ये सभी चीज़ें हो गई। और आपका जो सिलेबस है उसमें 2 प्रकार के थिंकर के बारे में दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, इमानुएल दुर्कहेम और मैक्स वेबर। तो हम लोग यहाँ पे मैक्स वेबर की थ्योरी को देखते हैं कि मैक्स वेबर क्या बोल रहे हैं।
तो मैक्स वेबर का धर्म संबंधी विचार, तो वेबर का तर्क है कि कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की शाखा ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवाद के क्या है, ये एक धर्म है, ठीक है, का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि इस संसार में किया गया कोई भी कार्य गौरव के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कैल्विनवाद है वो भाग्य की कल्पना पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि स्वर्ग, जैसे आप जो कर्म करते हैं, आपके कर्म के अनुसार आपका मृत्यु के बाद फल मिलता है। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो स्वर्ग जाइएगा, गलत कार्य करिएगा तो नर्क जाइएगा। तो ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, धर्म के अंतर्गत। पूंजीवाद के केंद्र में निवेश की संकल्पना है, जिसमें पूंजी का निवेश अधिक वस्तुओं बनाने के लिए किया जाता है, अधिक लाभ के लिए किया जाता है। हम लोग पूंजी क्यों जमा करते हैं? उसी कारण से कि हमें लाभ मिले, पूंजी मिले, हमारे पास पैसा हो, हमारा स्टेटस अच्छा हो, हमारे समाज के अंतर्गत समाज लोग हमें पूजे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा यानी एडुकेशन। तो शिक्षा का तात्पर्य सभी प्रकार के ज्ञान का, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है शिक्षा। हम लोगों ने राज्य को देखा, धर्म को देखा, अब हम लोग देखते हैं शिक्षा यानी एडुकेशन, ठीक है। ये सभी आपका एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत दिया गया है। तो एडुकेशन, इसका ये शिक्षा का इंग्लिश क्या होता है, एडुकेशन। तो शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, तो सभी प्रकार के ज्ञान के संग्रह और मानव को हर एक प्रकार से उसका विकास हो, जैसे मनुष्य का हर प्रकार से विकास हो। तो एडुकेशन, शिक्षा को इंग्लिश में क्या होता है, एडुकेशन हम लोग बोलते हैं। और ये कैसा है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ये किससे निकला है, तो एडुकेयर से निकला है, ठीक है, जिसका कि अर्थ होता है या फिर एडुकेटम, एडुकेट या एडुकेटम से निकला है, जिसका कि अर्थ होता है उठाना। क्या अर्थ होता है, उठाना, यानी व्यक्ति का विकास करना, ठीक है। तो इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से एजुकेशन का अर्थ हो गया अंदर से बाहर के, यानी कि जो बच्चों के अंदर जो शक्तियाँ उसको बाहर करना, उसके अंतर्गत जो शिक्षा दे के उसको उठाना, ऊपर उठाना, उसको शिक्षा देना। इसके लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे टी रेमंड बोलते हैं कि शिक्षा विकास की वह क्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य बचपन से पौरावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूलन करना सीखता है। थॉमसन बोलते हैं कि शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का एक समन्वित रूप है, जिसके द्वारा मनुष्य के आचार विचार, आदत और व्यवहार में सुधार होता है, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य में उत्तम गुणों आते हैं। हम शिक्षित होंगे तभी आएंगे, ठीक है, आपको पता चलेगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप गलत व्यवहार उससे नहीं करिएगा। तो उसके बाद शिक्षा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है उसको देखते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत पहला है प्रकारवादी दृष्टिकोण। तो प्रकारवादी जो समाजशास्त्री हैं वे बोलते हैं कि समाज पर शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को वे स्वीकार करते हैं। दुर्खिम का मत है कि जटिल औद्योगिक समाज में शिक्षा उन कार्यों को संपादित करती है जिन्हें परिवार या स्वयं भी वयस्क भी नहीं कर सकते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि विद्यालय नवयुवक को समाज के मूलभूत मूल्यों का समाजीकरण करता है। शिक्षा के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, विद्यालयों में जाकर बच्चे सीखते हैं। इस प्रकार जो प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं वो सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रकारवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। प्रकारवादी क्या मतलब, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करते हैं। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत विद्वान मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा सामाजिक समूह है, ऐसा सामाजिक संरचना है जो कि प्रभाव डालता है, सोसाइटी के अंतर्गत क्या करता है, ये प्रभाव डालता है। मार्क्सवादियों का विचार है कि समाज ही शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण करता है, समाज ही वर्ग व्यवस्था होता है। समाज का अर्थात क्या होगा, जो अभिजात वर्ग, जो शासकीय
जो प्रभाव के कारण जो वर्ग होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि कैसा शिक्षा होना चाहिए, कैसे सक्षम लोगों को सिखाना चाहिए। शिक्षा जो है वो होगा तो मनुष्य के अंतर्गत परिवर्तन आएगा, सोसाइटी के अंतर्गत हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, मनुष्य का समाजीकरण होगा। तो इस चैप्टर में आप लोगों का आज का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं को समझना। हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो प्रीवियस के 2 क्लास है उसका भी आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो क्या है परिवार, क्या है तो समाज की प्रथम पाठशाला है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, अगर पूछा जाएगा बताइए राज्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व है, तो एक निश्चित भूभाग होगा, जनसंख्या होगा, सरकार होगा और प्रभुसत्ता होगा। धर्म की उत्पत्ति मूल रूप से आदिम मानव द्वारा प्रकृति के भयंकर स्वरूप में हुआ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के अंतर्गत डर भी है, डर भी आएगा तब भगवान को पूजिएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें के बारे में बात की गई है। फिर आदिम अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वस्तु विनिमय पर आधारित थी, जिसको वाटर सिस्टम भी कहा जाता है। विवाह का मनोगिनी प्रथा जो है वो पॉलीएशियाई समाज में पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या हो गया, कार्य का विशिष्टीकरण, परिवार में सदस्यों का या फिर बाहर के सदस्यों का उनकी योग्यता के अनुसार जो श्रम का विभाजन किया जाता है उसके बारे में बात की जाती है। राज्य विहीन समाज किसको कहते हैं, ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो उसको राज्य विहीन समाज कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता किसको कहते हैं, एक परिस्थिति या व्यवसाय से दूसरे परिस्थिति या व्यवसाय में जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। प्रभुसत्ता किसे कहते हैं, ये सब आपका समाजशास्त्र शब्दावली है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो प्रभुसत्ता का मतलब हो गया एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित जो राजनीतिक शासन होता है उसको प्रभुसत्ता कहा जाता है। फिर हम लोग विवाह को पढ़े थे, जिसके अंतर्गत भारत में हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृति ने मिलता है। मनु ने टोटल कितने प्रकार के हिंदू विवाह के बारे में बताए हैं, तो 8 प्रकार के। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। उसमें से जो ऊपर का 4 है यानी ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष्य विवाह या प्रजापत्य विवाह ये अच्छा होता है, और नीचे का जो 4 है असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, वो धार्मिक नहीं होता, अधार्मिक श्रेणी के अंतर्गत है, और ऊपर का 4 धार्मिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नारद पुराण के अनुसार विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। मुस्लिम विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, तो निकाह, मुता, फासिद और बातिल, 4 प्रकार का। मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के हैं, निकाह, मुता, फासिद और बातिल। मुस्लिम विवाह में लड़की को स्वीकृति के रूप में स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से क्या दिया जाता है, मेहर दिया जाता है। ठीक है, वधू को वर पक्ष की ओर से दिया जाता है, एक राशि होती है, निश्चित राशि होती है। मुस्लिम तलाक के प्रकारों के बारे में बात की जाए तो मुस्लिम में जो मौखिक तलाक होता है वो तलाक़े हसन, तलाक़े ए हसन और तलाक़े विद्दत होता है। उसके बाद इला, खुला, मुबारक, जिहर, लियान, तलाक़े उल, तफवीज होता है। फिर कुछ विवाह संबंधी महत्वपूर्ण संस्थाएं अधिनियम हैं, जैसे आपका पहला अधिनियम हो गया सती प्रथा का पहला अधिनियम 1829 में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937, 1939 में फिर बना था, फिर 2019 में बना, धारा 4 लगा था, और ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में।
फिर जनजातीय विवाह को हम लोग देख लेते हैं। जनजातीय विवाह कौन कौन सा होता है? तो परिवीक्षा विवाह, हड़न विवाह, परीक्षा विवाह, क्रय विवाह, सह पलायन विवाह और हट विवाह और विनिमय विवाह, ये होता है जनजातियों के अंतर्गत। मैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ, उसको भी आप लोग सुनते चलिए। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है। किसने आदि परंपरा कहा है? तो मैक्स मूलर ने कहा है। प्राचीन भारतीय समाज में संयुक्त परिवारों के उत्तराधिकार संबंधी दो प्रचलन परिवार में पाए जाते थे। मिथाचारा जो कि मात्र सत्तात्मक होता था और इसके प्रतिपादक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। और दायभाग जो कि प्रतिसत्तात्मक होता था, इसके प्रतिपादक कौन है? तो जीमूत वाहन है। ला बोला क्या होता है? तो ये जनजातियों की एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह के अवसर पर वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को कुछ ना कुछ भेंट दिया जाता है। और यह भेंट क्या होता है? तो भेड़ होगा, बकरी, कंबल, ये सभी चीज़ें होती हैं। पॉटलेज यह एक ऐसा भोज है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया जाता है और यहाँ वस्तुएं को नष्ट की जाती हैं, बांटी जाती हैं। और ऐसा करना क्या होता है? प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। और ये मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हेडा, लीगेट, सिम्सियन और हेलिशियम जो जनजाति है वहाँ पे देखने को मिलता है। कुला विनिमय क्या होता है? तो इसमें स्थायी संबंध का सूचक होता है। यह उपहार विनिमय की एक विख्यात प्रथा है जिसमें शंख के आभूषण दिए जाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये सभी था आप लोगों का। आप आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।